चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून है ना। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन को देख रहे थे है। अब इसमें देखिए एक डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा? दो बार। जैसे मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा cos x। ठीक है। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं? d2 बाई बटा में dx स्क्वायर। तो d2 बाई बटा में dx स्क्वायर, यानी कि इस cos x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा? क्या जाएगा? माइनस साइन x आएगा कि नहीं? तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन करने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर आपको एक फंक्शन दिया रहे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, अब इसको कैसे डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा? देखिए 3x स्क्वायर है, तो इसका अगर आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6x आएगा कि नहीं? अब इसके बाद अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी कि d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 6 बचेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो ये 6 बचेगा। यानी कि देखिए डबल डिफरेंशिएशन का मतलब कि आपको क्या करना है? दो बार डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है। देखिए बेसिकली यहां पर जो है आपको दो चार फॉर्मूला ही जानना है, क्योंकि आगे जो भी आएगा मान लीजिए कोई ड्राइवेशन, तो वहां पर आपको फॉर्मूला में परेशानी ना हो, इसीलिए ये बताने का मेरा मकसद है। ठीक है। बाकी जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है एक छोटा टॉपिक नहीं, ये बहुत लंबा टॉपिक है ना। ये काफी लंबा भी चलता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ही याद रखने हैं जो कि आपके काम के होंगे। लिख लिए इसको। हो गया। चलिए अब देखिए आगे है मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये भी आपका कैलकुलस का ही पार्ट है, लेकिन यहां पर फिजिक्स में जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी, कहीं पर मिनिमम वैल्यू। जैसे मान लिया जाए काइनेमेटिक्स में आप प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही आपको पढ़ना। अब वहां पर एक गेंद को अगर फेंक दिया जाएगा और पूछेगा कि गेंद मैक्सिमम हाइट पर कितना गया, तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत मैक्सिमा और मिनिमा का यूज आता है आपको। तो जैसे देखिए यहां पर आपको ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ है हमारा मैक्सिमा का और एक ग्राफ किसका है? मिनिमा का। तो देखिए मैक्सिमा जो होता है, तो अगर यहां पर हम बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, तो आप कहेंगे कि ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। आप टेंजेंट खींचेंगे कि नहीं? अगर यहां पर आप स्लोप निकालना चाहेंगे तो यहां पर स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, और थीटा कितना है? तो 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है? 0। यानी कि इसका स्लोप कितना आएगा? यानी कि जब मैक्सिमा होगा तो स्लोप कितना होगा? 0, क्योंकि tan थीटा क्या आ गया? 0 है ना। और tan थीटा क्या होता है? स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स, कल सीखे थे। यानी कि देखिए अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स 0। अब इधर देखिए अगर वैल्यू मिनिमम है तो इसका भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालना होगा। तो स्लोप यहां पर आप क्या लिखेंगे? तो फिर से स्लोप इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 क्या होता है? 0। यानी कि यहां पर भी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका? 0। यानी कि चाहे मैक्सिमा का कंडीशन बने या फिर मिनिमा का कंडीशन बने, dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा? 0। लेकिन बात है कि जब दोनों ही केस में dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, तो हम पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमा कहां पर है और मिनिमा कहां पर है? तो इसके लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि फिर से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू जो है मान लीजिए कि निगेटिव आ गया, वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव आ गया। निगेटिव यानी कि लेस देन
जीरो। वैल्यू किस में आ गया? निगेटिव में। तो ये कहानी किसकी बनेगी? तो ये कहानी आपका होगा मैक्सिमा का। किसका कहानी होगा? मैक्सिमा का। और डबल डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू क्या आया? तो मान लीजिए कि ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव। कैसा वैल्यू आ गया? पॉजिटिव। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मिनिमा, है ना। थोड़ा सा कहानी यहां पर उल्टा है कि नहीं? याद रखिएगा, डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर वैल्यू निगेटिव आया तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। और अगर आप डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मिनिमा। यहां पर थोड़ा सा कहानी जो है उल्टा चलता है, तो नोट कीजिए इसको। एक सवाल करा देते हैं इस पर। मैथ का क्लास आप लोग का कल होगा। tan जीरो क्यों लिए सर? देखिए, कल आपको हम डिफरेंशिएशन समझाए थे। तो डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे? जब कर्व था, जब हमारा लाइन क्या था? कर्व था, तो वहां पर हम टेंजेंट खींच रहे थे। तो यहां पर टेंजेंट जब हम लिए तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री। इसीलिए यहां पर थीटा कितना हो गया? 0। क्या? ये माइनस प्लस। देखिए, आप डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू को तो आ जाएगा 0। तो 0 आ गया अगर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब कि वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। तो उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करके देखिए। और अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वैल्यू अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो मैक्सिमम होगा, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या होगा? मिनिमा। ठीक है ना। अभी आपको बताते हैं, एक सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। लिख लिए इसको। चलिए देखिए, यहां पर एक सवाल है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, है ना, फाइंड द मिनिमम। देखिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच दीज अकर। इसके बाद आप ये भी बताइए कि ये वैल्यू कहां पर आएगा। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहे तो देखिए, आपको यहां पर फंक्शन क्या दिया है? तो आपको यहां पर फंक्शन दिया है बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0। तो जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये बताइए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x, यही आएगा ना डिफरेंशिएट करने पर। अब ये चीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपका वैल्यू आ रहा है 3x, ये जो आपका वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए? 0। तो यहां से देखिए x का वैल्यू निकलेगा, यहां से हम 3x को ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x माइनस 2 बराबर 0। यानी कि यहां से x का 2 वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू तो x आपका 0 के बराबर हो गया, और एक वैल्यू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 वैल्यू बनेगा कि नहीं, बताइए। अब देखिए, इसी 2 पॉइंट पर या तो x बराबर 0 या फिर x बराबर 2 पर कहीं वैल्यू मैक्सिमम होगा और कहीं वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है ना, यही 2 जगह पर। अब देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसको आप डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
तो ये हो जाएगा आपका 6x, और इधर क्या बचेगा, -6। तो ये आपका हो गया डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको वैल्यू डाल करके देख लेना है। यहां पर आपको वैल्यू डालना है x बराबर 0 और x बराबर 2। अब देखिए क्या आता है। तो देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले एट x बराबर 0। जब यहां पर x का वैल्यू आप इसमें 0 पुट करेंगे तो बताइए, है ना, तो ये d2 बाई dx स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए। यहां पर x की जगह पर 0 डालिए तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, क्या बचेगा -6। तो यहां पर देखिए डबल डिफरेंशिएशन किए तो एक ये डबल डिफरेंशिएशन करने पर और वैल्यू डालने पर ये क्या गया, निगेटिव, 0 से कम है, यानी कि ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी कि अगर यहां पर पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 0 पर होगा। अब एक बार x बराबर 2 डाल करके देखिए, तो देखिए एट x बराबर 2, जब आप x बराबर 2 लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 डालिएगा तो 6 दूना 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा मिनिमा। क्या हो जाएगा, मिनिमा। ये मिनिमा की कहानी, और ये किसका कहानी हो जाएगा, मैक्सिमा। समझ में आया, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन होगा उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर देंगे तो आपको वहां पर x का वैल्यू मिलेगा। अब फिर से फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए और उसमें x का वैल्यू डालिए, तो या तो वैल्यू पॉजिटिव या फिर वैल्यू निगेटिव आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया यानी कि वो मिनिमा की कहानी है, और अगर वैल्यू क्या आया, निगेटिव, तो वो कहानी किसका हो जाएगा, तो वो कहानी हो जाएगा मैक्सिमा का। ठीक है ना, वो कहानी किसका हो जाएगा, मैक्सिमा का। यहां तक आया बात समझ में। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। अच्छा, एक्स का वैल्यू निकाले कि कहां पर अकर करेगा, सवाल आपका यहीं तक था। लेकिन अगर इसमें आपसे यह पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आया है, एक्स बराबर 0 पर। तो इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू आप डाल दीजिए 0। इस इक्वेशन में जब आप एक्स का वैल्यू डाल दीजिएगा 0, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू जब आप यहां पर डाल देंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, 6 आएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 6। और जब x का वैल्यू आप 2 डालिएगा इसमें तो क्या आएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, है ना, और 2 दूना 4 तिया 12, कितना हो गया, -4 और +6 कितना हो जाएगा, 2। तो बताइए मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा। है बात समझ में, मैक्सिमम और मिनिमा का कहानी नहीं समझ में आया, फिर से बताए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या था, पाई इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6, यही है ना, x³ माइनस x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि बताइए कि मैक्सिमा कहां पर होगा और मिनिमा कहां पर होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे dy बाई dx। इसके लिए आप निकालेंगे dy बाई dx।
देखिए तो यहां पर सवाल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, ये आपका फंक्शन है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आप सीखे, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या सीखे, यहां पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। या तो कहानी मैक्सिमा की हो या फिर कहानी किसकी हो, मिनिमा की, dy बाई dx दोनों ही के लिए क्या आएगा, 0। अब देखिए जब इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे d2 बाई अपॉन dx², और अगर ये वैल्यू जो है क्या आ गया, 0 से कम आ गया, यानी कि ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो कहानी किसका हो जाएगा, मैक्सिमा का। किसका कहानी हो जाएगा, मैक्सिमा का। और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर ये वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो ये किसका कहानी हो जाएगा, मिनिमा का। किसका कहानी हो जाएगा, यहां तक आया बात समझ में। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई dx दोनों ही के लिए क्या होगा, 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा है वो। डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो क्या है, मिनिमा है। इतना बात याद रहेगा। चलिए अब जो है देखिए इसमें हम लोग इसका निकालते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx इसका क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 6x आएगा। डिफरेंशिएशन आपको सिखाए थे, फॉर्मूला था अगर x का पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx फॉर्मूला बताए थे nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पर देखिए x का पावर कितना है, 3, तो जो पावर है उसको पहले लिखिए, फिर x लिखिए और पावर से फिर 1 घटा करके लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए पावर यहां पर तो आगे में आ जाएगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, और 2 में से 1 घंटेगा क्या बचेगा। और आपको बताए थे एक और फॉर्मूला कि अगर y बराबर कुछ कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये 6 जो है क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। चलिए तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए तो वैल्यू क्या आ गया है ना, 3x² माइनस 6x। अब यहां से ये वैल्यू क्या होना है, 0 के बराबर होना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो इसको आप कर दीजिए 0 के बराबर, यानी कि 3x² माइनस 6x बराबर 0। यहां से जब आप 3x को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि यहां से x का वैल्यू एक आ गया 0 और x का वैल्यू एक क्या गया, यानी कि यहां पर आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा क्या। यानी कि यही 2 पॉइंट है जहां पर क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। मैक्सिमा का मतलब कि वहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा, तो या तो x बराबर 0 या x बराबर 2 पर कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और कहीं पर इस फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि जब आप यहां से निकालिएगा d2 बाई अपॉन dx² है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट किए क्या आया, 3x² माइनस 6x। इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 6, ये होगा, बताइए। अब देखिए चेक कर लेते हैं वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू आप 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू कितना लिए, 0, तो यहां पर 0 पुट कर दीजिए, तो देखिए d2 बाई अपॉन dx² क्या हो जाएगा, यहां पर 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, माइनस 6 आएगा। यहां पर देखिए जब आप x का वैल्यू क्या लेते हैं, तो बताइए d2 बाई अपॉन dx² क्या आएगा, यहां पर 2 डालिए तो 6 दूना 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब बताइए पॉजिटिव कौन और निगेटिव कौन, ये आ गया निगेटिव, और निगेटिव वाला क्या होता है, मैक्सिमा, यानी कि ये हो जाएगा मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और ये पॉजिटिव आ गया इसलिए क्या हो जाएगा, मिनिमा। यहां पर कहानी थोड़ी उल्टी है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, तो x बराबर 0 पर। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पर है, तो x बराबर 2 पर। इसका यूज हम लोग प्रोजेक्टाइल में करेंगे, है कि नहीं।
क्योंकि जब वहां पर बोला जाएगा कि एक गेंद को जो है फेंक दिया गया ऊपर, ठीक है, और आपको एक ट्रेजेक्ट्री पाथ का इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम हाइट कहां हुआ बॉल का, यानी कि बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर वही प्रोसेस होगा। तो यहां तक समझ में आया, मैक्सिमा कहां पर होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर, और मिनिमा कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 2 पर। अगर आपसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता, तो इस फंक्शन में डालिए, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, और देखिए मैक्सिमम वैल्यू हो कहां पर रहा है, तो x बराबर 0 पर। तो जब यहां पर 0 पुट कीजिएगा तो देखिए 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आता। अब देखिए मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालते इसका, अगर इसका हम क्या निकालते, मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आता, इसी में डालिए वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो यहां पर जब आप x बराबर क्या डाल देंगे, 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 और 6 14, में से घटाइए 12, कितना बचेगा, 2। तो बताइए 2 मिनिमम है क्या, बताइए 2 बड़ा कि 6 बड़ा, तो 6 मैक्सिमम वैल्यू हो गया और 2 छोटा है, तो 2 क्या हो गया। आया बात समझ में, नोट कीजिए इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या, फिजिक्स चल रहा है कि मैथ चल रहा है, फिजिक्स की मैथ। आगे भी इसी प्रकार का इक्वेशन आपको फिजिक्स में दिख जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना हो, है ना। समझ में आ गया, लिख लिए, नोट कर लिए, चलिए। क्या एग्जाम का जो क्वेश्चन है करवाएंगे, वेक्टर का किए थे ना, वेक्टर का क्वेश्चन बना था ना, तो सब बनेगा। देखिए दरअसल इसको कराने का मतलब ये नहीं है, इसका कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स में यूज आता है। जो बेसिक मैथ है इसका आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज कहां पर है, पूरे फिजिक्स में, है ना। इसके बाद जब हम लोग चलेंगे मैकेनिक्स शुरू जब कर लेंगे, तो इसमें फिर आपका टॉपिक शुरू होता है रिलेटिव वेलोसिटी से। तो रिलेटिव वेलोसिटी को जानने से पहले समझिएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तब ना रिलेटिव वेलोसिटी पे आइएगा। अब आपके एग्जाम में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो उससे सवाल कैसे पूछेगा हम कराएंगे, और उसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं वो भी कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा एक सवाल। अब हेडिंग लगाइएगा बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन, देखिए नाम क्या है, इंटीग्रेशन नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन, ध्यान से पढ़िए, बेसिक इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, बस बेसिक बात होगा। आपको 2-4 फॉर्मूले यहां पर जान लेना है, और उसको अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, रट लेना है इसको, है ना। और बाकी फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको मैथ में सिखाया जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल बता देते हैं, इंटीग्रेशन पे काम कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल ज्यादा आता है ना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही है। देखिए जैसे क्लास 11th जब आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो आपको लग रहा होगा कि 10th जैसा थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरी जो है बहुत कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है। एप्लीकेशन समझते हैं ना, अनुप्रयोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर 11th में खास करके एप्लीकेशन ज्यादा है। और वैसे भी देखिए मैकेनिक्स जो है आपके सिलेबस में लगभग पूरा मैकेनिक्स को डाल दिया है, और मैकेनिक्स को जो है फिजिक्स का क्या माना जाता है, बैकबोन। अगर आपको मैकेनिक्स बेहतर आता है तो आपका फिजिक्स भी बेहतर होगा, है ना।
तो हेडिंग लगाइएगा बेसिक इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रल बाई डीएक्स, इंटीग्रेशन को लिखने का ये तरीका है। इंटीग्रल बाई डीएक्स जो होता है ये क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, यानी किसी कर्व के अंदर का एरिया होता है। यानी कि जैसे अगर ये एक कर्व है तो इसके नीचे जितने भी एरिया आएंगे, है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ बाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, है ना, यानी कि यहां से आप एरिया को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वर्क पढ़िएगा, अब वर्क में जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स, आपको क्या सिखाया जाता है कि देखिए एक ब्लॉक है, इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए और ब्लॉक में जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर का, तो वर्क डन बताइए। तो आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जो आप ये फोर्स ले रहे हैं कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स वेरिएबल हो गया, फोर्स बदल गया, तब हम कभी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी 2 न्यूटन लगाएंगे, कभी 3 न्यूटन लगाएंगे, कभी 10 न्यूटन लगा देंगे, तब बताइए। तब यहां पर आपको क्या करना होगा, इसी इंटीग्रेशन के जरिए वर्क को कैलकुलेट करना होगा, समझे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन जो है ये होता है एरिया अंडर कर्व। अब चलिए इसके कुछ रूल्स देखिए। जैसे बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है, जैसे मान लीजिए कि x का पावर n dx है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं। डिफरेंशिएशन में जब x का पावर n होता था तो आप dy बाई dx कैसे निकालते थे, तो dy बाई dx निकालने का आपका तरीका होता था n x टू द पावर n माइनस 1, करते थे कि नहीं। लेकिन अगर x का पावर n है तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा n प्लस 1 और साथ में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन जो है ये इनडेफिनिट है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या करना होगा, लगाना होगा कांस्टेंट। अब जैसे देखिए एक सवाल यहां पर, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या है, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का पावर 0 प्लस 1 बटा में 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा x प्लस, यानी कि याद रखिएगा, है ना, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा, x प्लस सी। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहां पर आपको लिमिट नहीं दे रखा है। लिमिट कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है। जैसे जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिमिट दे देगा कि बताइए 0 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक में बॉडी में कितना वर्क डन हुआ, तो आपको लिमिट दे दिया ना 0 से 5 तक, तो यहां पर कोई लिमिट नहीं दिया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं कांस्टेंट। इसी प्रकार से बताइए x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3 बटा 3 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बताइए 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 dx, है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसको लिखेंगे, तो x का पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर -1 बटा में -1 प्लस सी। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बाई एक्स प्लस,
तो बेहतर हो कि आप जो है इसको क्या करें, याद रखें। 1/x² है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी पॉइंट हैं, है ना, जैसे x हो गया, dx हो गया, x² हो गया, 1/x² हो गया, ये सब आपको अक्सर रिपीट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन बेहतर हो कि आप क्या करें, याद रखें। अब देखिए ये फॉर्मूला कहां पर वैलिड है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो n है, n इज नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, समझे। x यानी कि x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब कि 1/x का इंटीग्रेशन यहां पर नहीं कर सकते आप इस फॉर्म, समझे। कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 x का पावर 0, और नीचे में भी आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है बताइए, नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से यहां पर ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, बस ध्यान रहे कि n का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए इसको। लिख लिए, हो गया। अब देखिए अगर n का वैल्यू -1 हो गया तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो जो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे वहां पर कंडीशन क्या लगाए, n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब n -1 के इक्वल होगा तब क्या होगा, यानी कि 1/x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इंटीग्रेशन को जो है बोला जाता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस। अब सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो खोज है एक ही कमरा में बैठ करके हुआ है ना, कुछ लोग इधर बैठ गए और कुछ लोग इधर बैठ गए ऑफिस में, और एक लोग डिफरेंशिएशन खोज दिए, एक लोग इंटीग्रेशन खोज दिए, है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के खोज होने में काफी डिफरेंस है, काफी कई सालों का डिफरेंस है ना। और बाद में जब खोज हुआ तो ये तो निकला कि ये तो रिवर्स प्रोसेस है। तो याद कीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट, ये c जो है आपका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कैसा है, इनडेफिनिट। अब जैसे देखिए 5dx को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, तो यहां से आप 5 को लेंगे बाहर, इंटीग्रेट करेंगे dx को, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और dx का इंटीग्रेशन आप अभी क्या सीखे, x, यानी कि ये हो जाएगा 5x, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। कोई दिक्कत। इसके बाद 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10 को लीजिए बाहर और इंटीग्रेट कीजिए किसको, इंटीग्रेट कीजिए x dx को, किसको इंटीग्रेट करना है, x dx। समझिएगा बात को, क्योंकि देखिए ये 5 और 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, तो देखिए 10x²/2 प्लस c, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 5x² प्लस होगा, नोट कीजिए इसको। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होगा, इसका ना तो डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन सेम ही रह जाता है, तो ex का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ex प्लस c। अब log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो तो डिफरेंशिएशन होता है, वेरी गुड, है ना, x log x, ठीक है, माइनस x, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, x log x माइनस
एक्स। अच्छा लॉग क्या है ये बताइए, लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम से आप क्या समझते हैं? जनरली देखिए, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, है ना, तब तो आपको ये जो है दर्शन नहीं दिया होगा 10 तक। आईसीएसई से कोई पढ़े होंगे तो 9th में पढ़ लिए होंगे, और बाकी अगर स्टेट बोर्ड से होंगे तब ये इंटर में दर्शन दिया होगा, और गुरुजी वहां भी इसको निकाल दिए होंगे डंडी मार के, है ना। तो देखिए दरअसल जो है पहले के जमाने में लॉगरिदम का ही यूज होता था। लॉगरिदम क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जब कैलकुलस का खोज नहीं हुआ था तो लोग किसका प्रयोग करते थे, लॉगरिदम का। लेकिन जब कैलकुलस का खोज हो गया, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जब ये सब डिस्कवर हो गए तो लॉग एक्स का प्रचलन क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो। याद रखिएगा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, लिख लिए इसको। इसको याद रखना है आपको। फॉर्मूला इसका सब है, देखिए बिना ड्राइवेशन का एक भी यहाँ पर इक्वेशन ही है, लेकिन जितने रूल्स और रेगुलेशन है वो मैथ में है ना। चूंकि हमको मैकेनिक्स से स्टार्ट करना है ना, मैकेनिक्स अभी तक स्टार्ट किए नहीं है ना, इसलिए बेसिक बता दिए। चाहते तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसको स्किप करते तो आपको परेशानी हो जाती। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, लिख लिए इसको, हो गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ यहां पर इंटीग्रेशन देखिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए ये सब जो टॉपिक है ये आपका छूट नहीं रहा है, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए कि समझ गए, क्योंकि ये सब आपको मैथ में भी पढ़ना है और डिटेल पढ़ना है वहां पर, समझे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा तो इंटीग्रेशन जो है निकल गया और कुछ समझे भी नहीं, क्योंकि ये मैथ में आपको डिटेल बताया जाएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वहां पर आपको बताए जाएंगे, है ना। अब जैसे देखिए कल हम एक सवाल लिए थे एक्स लॉग एक्स, था कि नहीं, तो उनका सवाल था कि पहले लॉग आएगा पहले एक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे थे, आपको हम तरीका सिखा रहे थे कि काम कैसे करते हैं, है ना। तो वो सब रूल रेगुलेशन है ना मैथ वाले सर के जिम में, है ना। अब देखिए कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉसेक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स, क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर एक्स का बताइए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तो इसको अभी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसका अभी काम नहीं आएगा, फिर दरअसल देखिए जहां पर भी इसका यूज आएगा हम आपको बता ही देंगे कि देखिए ये इंटीग्रेशन होता है, और उस समय फिर आप लोग भी धुरंधर हो जाइएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद सर भी अगर कैलकुलेशन में घुसेंगे तो फिर आपको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखिए कि पढ़ाई रेगुलर कीजिए, पढ़ाई रेगुलर कीजिए एक कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। कुछ भी काम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, बाद में काम को निपटाइए, पहले पढ़ाई कीजिए, है ना। तभी जो है, चूंकि देखिए, और मान लीजिए कि अगर अभी वैकेंसी में कुछ लेट भी हो रहा है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बात को समझिएगा, क्योंकि ये झारखंड और यहाँ पर वैकेंसी जल्दी आएगा नहीं, है ना। फिर वैकेंसी आएगा 7 साल के बाद, तब तक जो है शादी वगैरह सब हो जाएगा, बाल बच्चे भी रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बेहतर है कि अभी से ही प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि यही वैकेंसी में जॉब ले लीजिए, है ना। और एक बार जब जॉब लग जाएगा ना तो आपका लाइफ बदल जाएगा, वहां से पीछे मुड़ करके याद कीजिएगा कि पीछे मेरा लाइफ क्या था और आज का मेरा लाइफ क्या है ना। तो अभी बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है ना। मेहनत कैसे करना है, तो एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिया ऐसा भी नहीं, रेगुलर पढ़ाई कीजिए एक कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। अब देखिए एक बार हम क्या बोले, एक बार ऐसे ही बोले तो एक बच्चा जो हमको रूटीन दिखाया, देखिए सर खतरनाक रूटीन बनाए, हम बोले कि रूटीन बनाने से नहीं होता है, आप रूटीन को फॉलो कीजिएगा तब ना, है ना।
रूटीन और इतना व्यस्तता था उसमें, खाने के बाद 15 मिनट का रेस्ट, है ना। हम तो खाएंगे तो 1 घंटा सोएंगे, है कि नहीं, लेकिन जब पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर लगातार पढ़ाई होगा, है ना। तो रूटीन ऐसा बनाइए कि जिसको आप क्या कर सकिए, फॉलो कर सकिए, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, लिख लिए इसको। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें कुछ आता है ए एक्स प्लस बी टाइप्स। क्या आता है, ए एक्स प्लस बी टाइप। यानी कि जैसे अभी आप देखिए साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर आपको मिलेगा ए एक्स प्लस बी। तो बताइए अभी आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या देखे, माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे ए से। डिवाइड क्या करना है, डिवाइडेड बाई ए और प्लस लगा देना है कांस्टेंट, काम खत्म। ए एक्स प्लस पी टाइप का है। अभी सवाल भी इस पर कराएंगे अगर डाले होंगे वो लोग तब। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि cos ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो इसको लिखिए साइन, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है पैटर्न। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा tan x, तो यहां पर लिखेंगे tan, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अभी डेफिनिट भी आएगा। अब ये पूरा में, ये पूरा में है, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि देखिए ए एक्स प्लस बी लिखे और ए से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है ना। ये एक टाइप्स हो गया आपका। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस कांस्टेंट। समझ में आया, उसी पैटर्न पर है कि नहीं, बस जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या किए, ए एक्स प्लस बी लिखे और लास्ट में ए से क्या कर दिए, डिवाइड। ठीक है आप लोग को समझ में आ रहा है ऑनलाइन, है ना। दरअसल इधर जब हो जाते हैं ना तो इधर ध्यान जो है ना नहीं आ पाता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट आप लोग का हम देखते रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर तो कुछ कितना नाम ऐसा है, चेहरा से भले ही नहीं पहचानते हैं लेकिन नाम जो है याद हो गया है। और नाम याद होने का कारण एक ही है, कमेंट नहीं, सही जवाब, है ना। चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन में भी कई सारे बच्चे हैं जिनका जो है अक्सर सही जवाब आते रहता है, तो उनका नाम भी जो है याद हो गया, भले ही चेहरा से हम नहीं पहचाने। ठीक है, लिख लिए इसको चलिए अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। बताइए, देखिए तो ये इस पैटर्न पर है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसको आप क्या लिखते थे, इसको आप लिखते थे ना log x, तो इसको क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे log ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस कांस्टेंट। अब इसका क्या हो जाएगा, e का पावर x है तो e का पावर x ही रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। बस जहां जहां x है वहां वहां आप क्या डालिए, ए एक्स प्लस बी डालिए और लास्ट में क्या कर दीजिए, a से कर दीजिए डिवाइड।
लिख लिए। चलिए अब जैसे देखिए यहां पर आपको सवाल कुछ दिख रहा है। सवाल क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इस टर्म का जो है आदत डाल लीजिए, WRT का मतलब क्या हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए तो ये क्या साइन AX प्लस बी के पैटर्न पर है क्या। तो अगर हम पहले वाले का लिखें तो क्या इसको आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका पहला, साइन 2x प्लस 3। तो ये किस टाइप का है, साइन AX प्लस बी के पैटर्न पे है कि नहीं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस, है ना, 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस बस n। ठीक है, यहां पर a की जगह पर क्या था, 2 था, इसीलिए किससे डिवाइड किए, 2। इसका बताइए दूसरे वाले का, तो इसका आप क्या लिखिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, वेरी गुड, बताइए 4x प्लस 3 बाई 4, और प्लस क्या करना है, कांस्टेंट। इसी प्रकार से इसका बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर 2x, है ना। अब देखिए ये ax प्लस बी के पैटर्न पे है कि नहीं, आप इसको बोल सकते हैं 2x प्लस 0, है ना, 2x प्लस 0, तो बाई क्या कर देंगे 2 प्लस, काम खत्म हो गया। समझ में आया, इस प्रकार का इंटीग्रेशन आएगा तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग का भी जवाब बिल्कुल सही है। हो गया, चलिए तो इसी के साथ चैप्टर भी हो गया हमारा एंड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूला को सीखे, क्या सीखे, कुछ बेसिक फॉर्मूला को सीखे, है ना, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब जो है आप लोग हेडिंग लगाइएगा, कहां गया, हाँ PDF। चलिए चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे जनरल फिजिक्स, यहीं से आपका सिलेबस होता है शुरू, आपका सिलेबस यहीं से शुरू होता है ना, जनरल फिजिक्स। ठीक है, वेक्टर तो आपको पता ही, मतलब अब हम लोग मैकेनिक्स की ओर चल रहे हैं, है ना। तो अब जो है आप लोग हेडिंग लगाएंगे जनरल फिजिक्स। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो हमारा सिलेबस है ना, अब इसके अंदर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर में हमारा आ जाएगा पूरा मैकेनिक्स, इसके अंदर में क्या आ जाएगा, पूरा मैकेनिक्स। तो अब भी आपके जो फ्रेंड इंतजार कर रहे हैं, है ना, कि अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं वैकेंसी का, तो अब उनको बोल दीजिए कि अब लेट कीजिएगा तो फिर जॉब से हाथ आपको धोना पड़ेगा। इसलिए कि अब देखिए कहीं भी
सिलेबस आगे निकल जाएगा तो बैकअप मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स का बैकअप इतना आसान नहीं होता है कि नहीं। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा जनरल फिजिक्स, और जनरल फिजिक्स बोले तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। यहां पर किस चीज का हम लोग बात करते हैं, मैकेनिक्स। चलिए विदुषी कुमारी बोल रहे हैं कि इनका वेक्टर जो है छूट गया है ना, इनको हेल्प चाहिए, क्या हेल्प करें बताइए आप ही, है ना। वीडियो के लिए तो हम बात करते हैं, है ना, ऑफिस में आज हम बात करते हैं और बोल देंगे कि आपको जो है प्रॉपर वीडियो वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाए, है ना, ठीक है। या फिर अगर आप ऑफलाइन इंटरेक्ट हो पाते हैं किसी से तो नोट्स वगैरह जो है आप लेकर के उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि जो भी नोट्स लिखे उसका पीडीएफ बना करके भेज दो, और इतना हेल्प करना चाहिए आप लोग को एज अ फ्रेंड, है ना। क्योंकि देखिए आज मान लीजिए कि आपका क्लास छूट रहा है, कल किसी और का क्लास छूट जाएगा, तो आपको हेल्प करना चाहिए, है ना, ये सब काम कर लिया कीजिएगा। अगर किसी का छूट गया तो उनको कोऑपरेट कर दिया कीजिएगा, है ना, और प्रॉपर नोट्स बनाइए सब लोग, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो के लिए एक बार जो है हम बात कर लेते हैं अजमल जी, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा जनरल फिजिक्स, और इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स जो है क्या है, तो देखिए मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो चीजों के मोशन के बारे में। कोई भी चीज अगर हमारे सराउंडिंग में रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो इन्हीं सब चीजों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किस ब्रांच में, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। अब देखिए इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये जो है फिजिक्स का क्या है, सबसे पुराना ब्रांच है ना। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए, है कि नहीं, कि देखिए अगर मान लीजिए कि चीजें बढ़ती जा रही हैं तो उसको क्लासिफाई करना क्या होता है, जरूरी होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर हम ही लोग पढ़ा रहे हैं तो पेन ड्राइव वगैरह है हम लोग के पास, तो हम लोग तो कई बैच में जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको हाई स्कूल में ही सिर्फ आना हो तो हम क्यों फोल्डर बनाएंगे, ऐसे ही वीडियो को प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर हम 4 बैचेस में जा रहे हैं तो वहां पर हमको चारों बैचेस का क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा और उसमें पार्टिकुलर कंटेंट को रखना होगा, ताकि हमें क्या हो, आसानी हो, है ना, चीजों को खोजने में। तो इसीलिए फिजिक्स में जैसे जैसे, है ना, नॉलेज बढ़ता गया तो फिजिक्स के क्या हुए, ब्रांच निकलते गए। तो मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स का क्या है, एक बहुत ही पुराना ब्रांच है ना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसके बाद मैकेनिक्स जो है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। मैकेनिक्स को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, 3। एक हो गया स्टैटिक्स, है ना, दूसरा हो गया काइनेमेटिक्स, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। मैकेनिक्स के कितने हिस्से हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब देखिए बेसिकली यहां पर जो हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस है हाई स्कूल के रिगार्डिंग, वो आपका पूरा किस पर बेस्ड है, काइनेमेटिक्स पर। यानी कि आप अपने सिलेबस में किसको पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देख लिए। अब देखिए थोड़ा बहुत जो है, आप देखिए यहां पर जो है हम ऑलरेडी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश भी जो है बहुत मुश्किल ना हो। चूंकि देखिए आप एक बात को सोचिएगा, चूंकि आप हाई स्कूल के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इतना बेसिक इंग्लिश जो है आपको आना चाहिए, है ना। फिर भी जो है हम इसको हिंदी में क्या करेंगे, डिक्टेट करते चलेंगे, जहां पर आपको परेशानी हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अच्छा, विदुषी कुमारी डाल्टेनगंज है, तो आप ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं क्या? अच्छा, आप ऑनलाइन ही एडमिशन लिए हैं ना। ठीक है, देखते हैं आपके लिए आज हम ऑफिस में जो है बात करते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं, है ना।
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो यहाँ पर भी कुछ देखिए एप्लीकेशंस के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो हो सके कि आप इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए लिख लिए इसको, यहां तक बात समझ में आया। अब जो है देखिए स्टैटिक्स किसको हम बोलते हैं, तो देखिए इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब 100% रेस्ट नहीं होता। रेस्ट का मतलब तो रेस्ट है, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब है ना, इक्विलिब्रियम का यहां पर दूसरा ही मीनिंग होता है, इसको समझेंगे। यानी कि स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो स्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका स्टडी करते हैं। जैसे आपको याद दिला दें, आप लोग क्लास 12th में अगर गए होंगे तो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है कि नहीं। तो वहां पर आप क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन वो चार्ज कहां पर होते हैं, तो चार्ज होते हैं रेस्ट में। चार्ज कहां पर होते हैं, रेस्ट में। लेकिन जो चार्ज मोशन में होते हैं उसको क्या बोला जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहां पर वायर्स में ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये किसमें है, मोशन में, तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है वो क्या हो गया, रेस्ट में है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इसके बाद काइनेमेटिक्स क्या है, तो देखिए इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनालिजिंग द काउज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और मोशन होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगा। यानी कि यही सब पैरामीटर को हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन बिना कारण जाने विदाउट एनालिसिंग द काउज ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है तो हो रहा है, इसका कारण हमें नहीं जानना है। एक बॉल को हम ग्राउंड पर लुढ़का दिए, अब वो लुढ़क रहा है तो वो देखिए कि उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि मोशन क्यों हो रहा है। यानी कि मोशन होने का कारण यहां पर हम लोग नहीं पढ़ते, किसमें, काइनेमेटिक्स में। अब डायनेमिक्स क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एनालिसिंग द काउज ऑफ मोशन। यानी कि अगर आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आप उसका कारण भी जान रहे हैं कि मोशन है तो मोशन क्यों है ना, तो उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स का जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स का जो ब्रांच है उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। यानी कि काइनेमेटिक्स में मोशन को पढ़ेंगे लेकिन कारण नहीं जानेंगे। कारण अगर जानना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायनेमिक्स पढ़ना। आया बात समझ में, मैकेनिक्स का ब्रांचेस समझ में आया। इधर से देखने में अगर परेशानी होता है तो इधर भी आप लोग बैठ सकते हैं, अभी तो खाली है। लिख लिए। आप लोग भी ऑनलाइन में जो है कोशिश कीजिएगा लिखते ही चलिए, है ना, ताकि बाद में फिर जो है ना, वीडियो का इशू ना हो। और ऐसे भी 1.5 GB 2 GB डेटा ही मिलता है, तो फिर अगर दोबारा वीडियो देखिएगा तो फेसबुक रील्स ये सब भी तो थोड़ा बहुत काम होता है ना। ठीक है सुरेश जी, प्रयास करेंगे।
है ना। हिंदी भी देखिए डालने का प्रयास करेंगे, है ना, डालने का प्रयास करेंगे हिंदी भी, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन ये सब कोई उतना टिपिकल वर्ड नहीं है कि नहीं। अब बताइए नहीं, ये तो कोई भी बता देगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, है कि नहीं। आप एक छोटे बच्चे से भी पूछिएगा व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो कहेगा माय नेम इज समथिंग कुमार, है ना, 4 लाइन बोल देता है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, बाकी जहां पर आएगा हम हिंदी दे देंगे, ठीक है, टेंशन आप नहीं लीजिए। चलिए, बहुत लोगों का वेक्टर छूट चुका है, तो देखिए एक बात बताइए, वेक्टर छूटने का कारण क्या है? आप लोग का एडमिशन लेट है, या फिर क्लास नहीं किए, या फिर वीडियो को छोड़ दिए कि देखेंगे बाद में। अगर एडमिशन आपका लेट है, क्लास आपका छूटा है, तो इसके लिए तो खैर हम भी मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि भाई जिनका क्लास छूट गया है, लेट एडमिशन लिए, तो उनको वीडियो प्रोवाइड कराना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, एडमिशन लेट है, ठीक है, आपके लिए हम बात करते हैं, आप लोगों के लिए। चलिए लिख लिए। अब देखिए आगे क्या है, काइनेमेटिक्स। तो यहां पर ये क्या है, देखिए काइनेमेटिक्स क्या है, तो हम लोग देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनालिसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि यहां पर आप मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन मोशन का कारण क्या है इसको आप नहीं जानते, है कि नहीं। अब देखिए काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखिए इन काइनेमेटिक्स बी स्टडी द डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू मोशन, यानी कि मोशन यानी कि गति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, है ना, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर मोशन होगा तो क्या आएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, स्पीड, स्पीड है तो क्या होगा, वेलोसिटी, और फिर क्या होता है इसमें, एक्सीलरेशन। तो ये सब जो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, एक्सीलरेशन हो गया, तो यही सब पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए सिलेबस में चीटिंग कहां पर करता है, साफ लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी। अगर सीधा हम टॉपिक पर चल जाए रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, और वहां पर लगा दें इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बाउंस मारेगा कि नहीं। तो सिलेबस भी क्या किया गया है, बेईमानी करके बनाया गया है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है ना, वो काफी गहरा सिलेबस है, आपको देखने में लगता है कि नहीं। और कुछ लोग कहते हैं सर 2 महीना में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हम बोले 2 महीने नहीं, 20 दिन भी काफी है कंप्लीट करने के लिए, है ना, लेकिन कंप्लीट नहीं ना करना है, आपको जॉब लेना है, तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, है ना। यानी कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन्हीं सब टर्म्स को क्या करेंगे, पढ़ते हैं। देखिए यहां पर कार चल रहा है ना, धीरे धीरे नहीं चलेगा, देखिए अभी वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गया, इसका स्पीड देखिए बढ़ गया, देखिए वेलोसिटी फिर बढ़ेगा, इसका स्पीड देखिए बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं इसका स्पीड, है ना। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड देखिए इसका और बढ़ गया, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक बिल्ली आ गई, ब्रेक लगाया, वेलोसिटी क्या हो गया, 0, है कि नहीं। यानी कि यहां पर क्या है, मोशन है, कार में क्या है, मोशन है, तो कार देखिए क्या कर रही है, डिस्टेंस को कवर कर रही है, और स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, स्पीड है, तो यहां पर देखिए वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है। यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हर सेकेंड इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही इस कार में क्या होगा, ब्रेक लगेगा, है ना, देखिएगा अभी एक बिल्ली आएगी, है ना, इसका रास्ता काटेगी और ये ब्रेक लगाएगा, तो देखिएगा इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी कितना हो गया, 5। अब देखिए कार ब्रेक लगाई, वेलोसिटी, है ना। तो ये सब जो आप पैरामीटर्स देख रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन्हीं सब चीजों को हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आया। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, और फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग रिलेटिव मोशन को भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। लिखिए इसको, लिख लिए। नहीं दिख रहा है क्या,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। हो गया। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं विस्थापन। अब देखिए दूरी क्या होता है? तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि कुल तय की गई, है ना, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुल तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा, है ना, कुल तय की गई लंबाई बोल सकते हैं, दूरी नहीं, कुल तय की गई लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक इस प्रकार का यहां पर, चलिए मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से पहुंचा, ए से बी तक आया, ये था इसका जाने का रास्ता। तो इस रास्ते का जो लंबाई है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो केवल एल भी बोल सकते हैं या फिर m0l और t0 बोल सकते हैं। डिस्टेंस को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, ना ही निगेटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, यानी कि अगर आपका समय बढ़ रहा है कि नहीं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं और समय बढ़ रहा है तो आपका दूरी घटेगा नहीं, है ना, दूरी बढ़ेगा ही। तो इस बात को भी याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, यानी कि दूरी समय के साथ नहीं घटती। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कि ए से चलना शुरू किया कोई बॉडी और पहुंच गया बी तक, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही हुआ ना। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0l t0। और इसमें क्या है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों संभव है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? घट सकता है। मान लीजिए कि हम आगे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, समय बढ़ रहा है, अब हम पीछे आ गए, है कि नहीं, तो हम वापस पीछे आ गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। याद रखिएगा दूरी समय के साथ नहीं घटती, जबकि विस्थापन जो है ये क्या होता है? समय के साथ घट सकता है। कोई कंफ्यूजन? तो नोट कीजिए इसको। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना, और आप चलते चलते जिस बिंदु से चलना शुरू किए उसी बिंदु पर अगर आप वापस पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है और मोशन करते करते इनिशियल पॉइंट ही उसका फाइनल पॉइंट बन जाए, इनिशियल पॉइंट ही क्या बन जाए? फाइनल पॉइंट, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। निगेटिव कब होगा? जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम खड़े हैं, मान लीजिए कि हम ओरिजिन पर खड़े हैं, तो आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और पीछे आ जाएंगे तो किस में होगा? निगेटिव में।
डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई, चलिए यहां पर हम ले लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अब आप जानते हैं कि ओरिजिन के राइट साइड में कैसा वैल्यू आता है, यानी कि इधर जो है कैसा वैल्यू आएगा पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट साइड में कैसा वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, चलिए मान लीजिए कि ये आदमी जो है यहां पर खड़ा है, अगर यहां से ये आगे चलना शुरू करे तो इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर यहां से आगे ना चल करके वापस पीछे चलना शुरू कर दे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा निगेटिव। देखिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का मतलब ये है कि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, समझे। निगेटिव का मतलब यहां पर डायरेक्शन अपोजिट होता है। आई बात समझ में? चलिए तो आप लोग इसको करिए नोट, है ना। और इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।